हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप IAS। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम करने वाले हैं द हिंदू एनालिसिस, जैसा कि हम रोज़ करते हैं। और आज की डेट है 24 अक्टूबर। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज करें उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। All power is within you. You can do anything and everything. So you must have this faith. You must believe that you can do everything and anything. You can achieve your goal. ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखोगे, इस तरह से जब आप ये बिलीव करोगे या आपके पास फेथ होगा कि आप जो आपने गोल सेट किया है वो आप उसको अचीव कर सकते हो, तभी चीज़ें उस हिसाब से होंगी। कहते हैं ना, द यूनिवर्स कंस्पायर्स। तो उस तरह से यूनिवर्स आपके लिए कंस्पायर करेगी कि आपको आपके गोल तक यूनिवर्स लेके जाएगी, इफ़ यू हैव दिस फेथ इन योर माइंड। ओके, सो विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट। देखो, आज के सेशन में हमारे पास GS1 से, ज्योग्राफी में से इंडियाज़ एक्सट्रीम इवेंट्स। तो देखो, क्योंकि आज संडे है तो आज कुछ ऐसे सेक्शंस आते हैं जो पूरे वीक में जो भी हुआ उसका काइंड ऑफ एक्सप्लेनर आर्टिकल आता है। तो उत्तराखंड और केरला में जो फ्लड्स आ रही हैं उसके पीछे क्या कारण है ये बताया गया है इस आर्टिकल में, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी से है ये। ओके, GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से NDPS एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नारकोटिक ड्रग कंट्रोल है वाला जो एक्ट है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में इंडो चाइना रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। हेल्थ में हम गैप बिटवीन 2 डोसेस, यहाँ पे एक आर्टिकल आया है कि जो 2 डोसेस लग रहे हैं ना वैक्सीन के, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, उसमें कितनी जो गैप है हर कंट्री में, कितनी कितनी गैप है, ये डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। और एक नया डिसीज़ आया है मेलियोडोसिस। ये एक्चुअली में ये नया डिसीज़ नहीं है, ये एक रेयर डिसीज़ है जो इंडिया की एक अरोमा थेरेपी के कारण पाया जा रहा है, तो इसको डिस्कस करेंगे। GS3 में एग्रीकल्चर में हम बायो डिकम्पोजर्स को डिस्कस करेंगे, और एक है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ये ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है इसको भी देखेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। देखो, आज संडे है तो आज हम कुछ भी एथिक्स डोज में नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन आई विल रिव्यू जो भी आप लोगों ने कमेंट्स किए थे कल, ठीक है, रिगार्डिंग द एथिक्स डोज। ओके, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का हमने पढ़ा था ना, तो उसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको कहा था कि आप अपने पर्सनल एग्जांपल यहाँ पे करिएगा कमेंट, तो उसके रिगार्डिंग हम थोड़ी बात करेंगे। ओके, तो हमारा पहला आर्टिकल हम लेते हैं, गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड डोजेस इज द स्टार्केस्ट इन इंडिया। तो देखो, यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखो, एक ब्लूमबर्ग ट्रैकर मैपिंग वैक्सीनेशन ट्रेंड्स ग्लोबली, ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। रिपोर्ट का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये समझ सकते हो कि एक स्टडी आई है जिसमें ये देखा गया कि कोविड को लेकर जो वैक्सीन लग रही हैं तो उसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में कितना गैप है पॉपुलेशन में। जैसे अभी हमारी बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया ने अभी रिसेंटली 1 बिलियन मार्क को क्रॉस किया है, मतलब 100 करोड़ वैक्सीनेशन के डोसेज हम यहाँ पे डिलीवर कर चुके हैं। अभी 1-2 दिन पहले की ही न्यूज़ थी ये, ठीक है। तो इस 100 करोड़ डोसेज में कितने डोसेज सिंगल डोज वाले हैं और कितने दोनों डोसेज वाले हैं। तो अगर ये बात करें तो देखो, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रेशो है, इसमें इंडिया के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है। जैसे अगर हम चाइना की बात करते हैं पहले, ठीक है, तो चाइना की लगभग 76% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको एटलीस्ट 1 डोज लगा है, ठीक है, एटलीस्ट 1, सॉरी, दोनों डोसेज लग गए हैं। चाइना की लगभग 76% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको दोनों डोसेज लग गए हैं, और 82% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको सिर्फ एक डोज लगा है। तो गैप काफ़ी कम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इंडिया की, तो देखो, इंडिया में लगभग 51% लोग ऐसे हैं जिनको एक डोज लगा है, ठीक है, 1 डोज ओनली, और लगभग 21.9% यानी कि 22% लोग ऐसे हैं जिनको कि दोनों डोजेज लग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैप है वो काफ़ी बड़ी है, लगभग डबल से भी ज़्यादा का गैप है यहाँ पे, ठीक है। ये 21.9% और 51% है, तो इतना बड़ा गैप है हमारे सिंगल डोज और डबल डोज वाली पॉपुलेशन में। तो यहाँ पे आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू पीपल कि अगर आपका फर्स्ट डोज हो चुका है और आपको जो भी रिक्वायर्ड टाइम है अकॉर्डिंग टू द वैक्सीन, अगर वो आपको हो चुका है तो आप अपना सेकेंड डोज ज़रूर लगवाइएगा, ठीक है। सेकेंड डोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीट इम्यूनिटी। तो ये चीज़ थी, छोटी सी चीज़ थी, बस थोड़ा सा देख लो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, इंडिया मेड स्प्रे लिंक्ड टू रेयर इलनेस। तो देखो, इंडिया का एक स्प्रे है जो US में बिक रहा था वॉलमार्ट के स्टोर्स पे। तो ये जो स्प्रे है रिगार्डिंग, दिस इज काइंड ऑफ अ रूम फ्रेशनर, रूम स्प्रे, ठीक है, अरोमा थेरेपी के लिए है, ठीक है, अरोमा थेरेपी के लिए यूज़ होता है ये स्प्रे।
और इसको काइंड ऑफ रूम फ्रेशनर यूज़ कर रहे थे लोग। तो ये पाया गया कि जिसने भी इसको यूज़ किया, मतलब कुछ उन लोगों में से कुछ लोगों ने ये फेस किया कि उनको एक रेयर डिसीज़ यहाँ पे हो गया है, दैट इज़ नेम्ड एज मेलियोडोसिस। ठीक है, ये मेलियोडोसिस नाम का डिसीज़ उनको हो गया है। ये मेजरली यूएस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इंडिया के एक अरोमा थेरेपी के एक ये रूम फ्रेशनर से लोगों को वहाँ पे मेलियोडोसिस देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यूएस में इसको बैन कर दिया गया है। वॉलमार्ट के स्टोर्स में अब इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, इस स्प्रे को। तो ये मेलियोडोसिस क्या है, पहले तो देखो, मेलियोडोसिस एक पहला रेयर डिसीज़ है। ठीक है, रेयर डिसीज़ है और ये एक बैक्टीरियम के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बर्खोल्डेरिया सूडोमलई। ठीक है, तो बर्कोल्डेरिया सूडोमलई ये इसका नाम है इस बैक्टीरियम का, जिसके कारण ये रेयर डिसीज़ होता है और ये एक डेडली डिसीज़ हो सकता है। ठीक है, डेडली डिसीज़ हो सकता है। अब देखो थोड़ा सा इस डिसीज़ के बारे में बात करें, मेलियोडोसिस के बारे में, तो देखो ये मेजरली साउथ ईस्ट एशिया में और ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, लेकिन अभी देखा गया है कि यूएस में भी हुआ है। ठीक है, ये बर्कोल्डेरिया सूडोमलई के कारण ये एक बैक्टीरिया है जिसके कारण ये होता है और ये पेन, फीवर, इसमें कफ, चेस्ट पेन, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए मेलियोडोसिस की, कि किसी भी ऑर्गन को यहाँ पे आपके इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, और इट इज़ अ वेरी डेडली डिसीज़। तो इतना पता होना चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, बस याद रखना रेयर डिसीज़ है, मेजरली साउथ ईस्ट एशिया में होता है, लेकिन इस बार यूएस में भी हुआ है। ठीक है, और ये चेस्ट पेन, कफ जैसी इसमें चीज़ें होती है। मेजरली लंग्स को ये इन्फेक्ट करता है, लेकिन किसी और ऑर्गन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे बात करते हैं, छोटी छोटी न्यूज़ है। ठीक है, जो बड़ी है ना वो एंड में आएगी, जो बड़ी न्यूज़ है। अब देखो, बायोडिकम्पोजर अ बेटर सोल्यूशन सेज फार्मर। तो देखो क्या हुआ है, न्यूज़ समझो पहले। दिल्ली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फेस कर रहा था इशू ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, आप सभी को पता होगा एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट पॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो दिल्ली में फेस हो रहा है। और दिल्ली में ये जो मेजर एयर पॉल्यूशन है, इसके कुछ मेजर कारण हैं, जैसे कि इनमें से सबसे बड़ा कारण माना जाता है सबल बर्निंग को। ठीक है, सबल बर्निंग के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं इसके बारे में डेप्थ में नहीं जाऊँगी। जिन लोगों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। सबल बर्निंग क्या होती है कि सपोज़ कि मैं एक फार्मर हूँ। ठीक है, अब मैं अपनी फील्ड में, मेरी ये छोटी सी फील्ड है। ठीक है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है। आप सभी को पता होगा कि फार्मर्स जो हैं अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि उनकी जो लैंड होल्डिंग है, जो उनकी फील्ड की साइज़ है, वो बहुत छोटी है, जिसके कारण वो उस पर इनोवेशन नहीं कर पा रहे, उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करते हैं उन फील्ड्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैं सपोज़ कि एक फार्मर हूँ, मेरी एक छोटी सी स्मॉल लैंड होल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे सपोज़ कि मैंने यहाँ पे राइस उगाया था। ओके, पैडी उगाया था मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मैंने हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया। अब मैंने इसको हार्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको हार्वेस्ट करने के बाद अब मुझे वीट को उगाना है यहाँ पे। ठीक है, वीट को यहाँ पे सो करना है। तो इन दोनों के बीच में, पैडी को हार्वेस्ट करने से लेके वीट को सो करने के बीच में बहुत कम समय मिलता है मुझे, टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, इसके सीजन्स के बीच में। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो भी रेसिड्यूज बच जाते हैं पैडी के आफ्टर हार्वेस्टिंग, उनको मैं यहाँ पे क्लियर करने की जगह या फिर उनको डिकम्पोज या मैन्योर बनाने की जगह, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि वो डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जगह मैं क्या करती हूँ, इस पूरी फील्ड में आग लगा दूंगी। ठीक है, इस पूरी फील्ड को जला दूंगी। तो उस केस में क्या होगा, ये सारे रेसिड्यूज क्लियर हो जाएंगे यहाँ से और फील्ड एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इससे कई सारे नुकसान भी होते हैं कि फर्टिलिटी कम होती है सॉइल की, और एयर पोल्यूशन होता है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ पे फर्टिलिटी वगैरह कम हो जाएगी और यहाँ पे फील्ड लेकिन क्लियर हो जाएगी। अब ये फील्ड क्योंकि क्लियर हो गई है, तो अब मैं इसको डायरेक्टली वीट को यहाँ पे सो कर सकती हूँ। तो ये समझे, इसको कहते हैं सबल बर्निंग। क्यों करते हैं किसान, क्योंकि इनके पास बहुत सारे मशीन्स नहीं हैं जो इस रेसिड्यूज को क्लियर कर सके, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि इस फील्ड पे, छोटी सी लैंड होल्डिंग्स पे ये इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये सबल बर्निंग करते हैं। और इस सबल बर्निंग के कारण काफ़ी धुआं होता है, काफ़ी एयर पोल्यूशन होता है, जो मेजरली दिल्ली के पूरी जो एयर है उसको पॉल्यूट करता है। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे इस सबल बर्निंग को रोकने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक स्कीम लाई, जिसमें ये बायो डिकम्पोजर्स को स्प्रे कर रहे हैं लोगों की फील्ड्स में। ठीक है, जो फार्मर्स हैं उनकी फील्ड्स में बायो डिकम्पोजर्स को ये स्प्रे कर रहे हैं। अभी बायो डिकम्पोजर क्या है, देखो ये बायो डिकम्पोजर क्या है कि जो भी यहाँ पे सबल बच जा रहा है, जो भी रेसिड्यूज बच जाते हैं पैडी के, क्योंकि वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, उनको काफ़ी टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, इसलिए फार्मर्स को यहाँ पे फील्ड को अपनी आग लगानी पड़ती है, सबल बर्निंग करनी पड़ती है।
तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बायो डिकम्पोजर से क्या होगा कि बायो डिकम्पोजर्स अगर आप अपनी फील्ड में स्प्रे करते हो तो जो भी सबल है, जो भी रेसिड्यूज है, वो बहुत ही तेज़ी से डिकम्पोज होंगे। ठीक है, इनका बहुत तेज़ी से डिकम्पोजिशन होगा और ये डिकम्पोज होकर यहाँ पे एक मैन्योर बनाएंगे। ठीक है, और ये मैन्योर क्या करेगी, सॉइल में फर्टिलिटी को ऐड करेगी। तो समझ रहे हो, एक तीर से दो निशाने हो गए, एक तो सबल बर्निंग रुक गई और दूसरा यहाँ पे फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो गई। पहले क्या हो रहा था, फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो रही थी और एयर पॉल्यूशन भी हो रहा था। अभी फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो रही है और सबल बर्निंग भी रुक गई। ठीक है, तो ये बायो डिकम्पोजर ये काम करेंगे। तो इसका नाम क्या था, पूसा डिकम्पोजर इसका नाम था, इस बायो डिकम्पोजर का नाम था पूसा। ठीक है, ये 7 फंगाई या फंजाई जो भी बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन अब आप लोग देख लेना। तो 7 फंजाई के मिक्सचर से इसको बनाया गया था, जो बेसिकली सेल्यूलोस, लिग्निन, पेक्टाइन, इन सबको यहाँ पे डाइजेस्ट करने का काम करेगा और पैडी स्ट्रॉस जो बच जाते हैं, सबल जो बच जाता है, उसको यहाँ पे जल्दी डिकम्पोज कराएगा। ठीक है, और बायो डिकम्पोजर नाम है, इसका मतलब क्या कि बायो यानी कि एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबल तरीका है, केमिकल यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे यूज़ करके इस डिकम्पोजर को बनाया गया है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे फंजाई को यूज़ करके बनाया गया है। ओके, अब यहाँ पे देखो इस न्यूज़ में ये कहा गया है कि फार्मर्स का ये कहना है कि एक साइकिल हो चुकी है इसकी। ठीक है, एक बार दिल्ली गवर्नमेंट बायो डिकम्पोजर्स को स्प्रे कर चुकी है इनकी फील्ड्स पे, फार्मर्स की फील्ड्स पे। ठीक है, तो उससे ये पाया गया कि यहाँ पे फार्मर्स काफ़ी खुश हैं और फार्मर्स को लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे पैसे बच गए हैं फार्मर्स के, क्योंकि उनको नहीं तो क्या करना पड़ता, रेसिड्यू को क्लियर करना पड़ता या फिर सबल बर्निंग करनी पड़ती, तो उससे भी ज़्यादा पैसे बच गए हैं क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ये बायो डिकम्पोजर्स को फ्री में यहाँ पे स्प्रे कर रहा है फार्मर्स की फील्ड्स में। ओके, अब एक सर्वे भी आया था, वेबकॉस सर्वे नाम था इसका। ठीक है, नाम जरूरी नहीं है, सर्वे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सर्वे ने क्या बताया कि पहली चीज क्या हुई, यहाँ पे 90% फार्मर्स का ये कहना था कि यहाँ पे जो सबल थी उनकी डिकम्पोज हो गई इन 15 to 20 डेज, जो यूजुअली 40 to 50 डेज लेती थी। तो पहले ये सबल डिकम्पोज होने में 40-50 डेज लेती थी, अब 15 to 20 डेज लेती है बस। सेकेंडली, यहाँ पे बायो डिकम्पोजर्स को यूज करने के बाद यहाँ पे सॉइल को बार बार प्लॉ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सिर्फ 1 या 2 बार प्लॉ कर दिया आपने, ठीक है, उतना हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6-7 टाइम्स प्लॉ करने की जरूरत नहीं है। प्लॉ करना मतलब कि जो जैसे ये सॉइल है, जैसे आपके घर में गमले होंगे, अगर आप गार्डनिंग का थोड़ा भी शौक रखते हैं तो आपको पता होगा कि आपको सॉइल को बार बार ऐसे उठा उठा के घुमाना पड़ता है, थोड़ा सा उसको रोल ऑफ करना पड़ता है, तो उसको काइंड ऑफ समझ सकते हो आप कि ये इसको प्लॉइंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉइल को भी बार बार थोड़ा बहुत घुमाना पड़ता है, रोल ऑफ करना पड़ता है। तो ये प्लॉइंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज ऑफ पूसा डिकम्पोजर्स। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये देखा गया कि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो था वो सॉइल में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि देखो ये जो बायो डिकम्पोजर है ये क्या करेगा, सबल को यहाँ पे डिकम्पोज करेगा और ये सबल से बनेगा मैन्योर। ठीक है, मैन्योर बनेगा और इस मैन्योर के कारण जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है वो इंक्रीज होगा सॉइल में और इसी के कारण जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होगी। फोर्थली, यहाँ पे सॉइल नाइट्रोजन लेवल्स जो हैं वो 24% तक इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फंजाई का यूज़ किया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन लेवल्स को भी इंक्रीज पाया गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ये भी पाई गई है कि सबल बर्निंग से एक लेयर नीचे यहाँ पे आपको ये जो सबल है उसकी एक लेयर नीचे मेन्योर मिलता है। ठीक है, आफ्टर यूजिंग दिस बायो डिकम्पोजर, क्योंकि इस सबल से ही मेन्योर बन रहा है। ठीक है, तो ये अगली साइकिल के लिए भी हेल्पफुल होगा जब आप वीड उगाओगे। तो ये पूरा इशू था, बहुत ही छोटा सा था लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायो डिकम्पोजर्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। ठीक है, आपने देखा होगा पिछले साल और इस साल भी काफ़ी क्वेश्चन आए एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट से। ठीक है, अच्छा देखो ये नेक्स्ट न्यूज़ है, हिमाचल्स विमेन फार्मर्स एक्सपांड देयर होराइजन्स विदाउट हर्टिंग नेचर। तो देखो हिमाचल प्रदेश की विमेन जो फार्मर्स हैं उनमें देखा गया है कि उन्होंने अपने होराइजन्स को एक्सपांड किया है। किस तरह से, उन्होंने अपनी स्किल सेट्स को डेवलप किया है, उनको ट्रेनिंग दी गई है फॉर यूजिंग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो यहाँ पे जीरो बजट यानी कि कम पैसे में या लगभग जीरो पैसे में, वर्चुअली जीरो इनपुट में आप यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हो और विदाउट हर्टिंग नेचर। तो वापस से एक तीर से दो निशाने, किस तरह से, इकोनॉमिकली भी आप यहाँ पे सेव कर रहे हो, आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसे लग नहीं रहे हैं, और दूसरा एनवायरमेंट सस्टेनेबल तरीका भी है क्योंकि नेचर को भी हर्ट नहीं कर रहा है, नेचुरल फार्मिंग है। ठीक है, तो जैसा कि नाम बोलता है वैसे ही इसका काम भी है। ठीक है, इट इज़ अ मेथड ऑफ फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करें, इट इज़ अ मेथड ऑफ फार्मिंग वेयर कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग प्लांट्स इज जीरो। यहाँ पे ₹0 लगते हैं आपके ग्रो करने के लिए क्रॉप्स को, हार्वेस्ट करने के लिए प्लांट्स को। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये प्री जो ग्रीन रिवॉल्यूशन एरा था, ग्रीन
रिवॉल्यूशन एरा में आए थे हमारे हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले वाला जो समय था जिसमें ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ किया जाता था, ये कुछ वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाएगा इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, यहाँ पे फार्मर्स परचेज नहीं करते फार्मर्स ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को, इंस्टीड ये जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, एक तो हेल्दी क्रॉप्स ग्रो होते हैं, दूसरा ऑर्गेनिक क्रॉप्स होते हैं, और इन्हीं क्रॉप्स से फिर आगे के साइकिल के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। तो ये एक नेचुरल फार्मिंग टेक्निक है जहाँ पे बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। और यहाँ पे फार्मर्स अर्थवर्म्स, काउ डंग, यूरिन, प्लांट्स, ह्यूमन एक्सक्रीटा, इन सभी चीज़ों के थ्रू बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स बनाते हैं यहाँ पे क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए। इससे क्या होता है, यहाँ पे फार्मर की इन्वेस्टमेंट भी कम होती है और सॉइल का डिग्रेडेशन भी कम होता है। ठीक है, और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से फार्मिंग भी हो पाती है। अब यहाँ पे जो विमेन है हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अपनाया है, और इसके थ्रू यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, ठीक है, थ्रू दिस फार्मिंग टेक्निक्स। ठीक है, दूसरा इनका सोशल एम्पावरमेंट हो रहा है क्योंकि इनके पास इनकम जनरेट हो रही है विमेन के पास। तीसरा यहाँ पे एक तो ज़ीरो बजट फार्मिंग है, यानी कि ज़ीरो इनपुट पे ये फार्मिंग हो पा रही है। ओके, तो ये एक केस स्टडी की तरह आप यूज़ कर सकते हो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के केस में। और इनको जो स्किल्स और ट्रेनिंग दी जा रही है वो किसके थ्रू दी जा रही है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के थ्रू दी जा रही है। ठीक है, अब देखो हम थोड़े ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे और बात कर लेते हैं। तो देखो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़ीरो बजट यानी कि ज़ीरो इनपुट, और नेचुरल फार्मिंग यानी कि इसमें बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये पूरी फार्मिंग की टेक्निक है। इसको प्रमोट किसने किया था, ओरिजिनली इसको प्रमोट किया था एग्रीकल्चरिस्ट सुभाष पलेकर ने, जिन्होंने इसको मिड 1990s में डेवलप किया था एज एन अल्टरनेटिव टू ग्रीन रिवोल्यूशंस मेथड। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हो रहा था, हम यहाँ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स ला रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स ला रहे थे। ठीक है, उसके थ्रू हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे। यहाँ पे जो हमारे सुभाष पलेकर जी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अल्टरनेटिव दिया कि हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके की तरफ जाते हैं और ऑर्गेनिक क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, जीरो इनपुट पे हम यहाँ पे ग्रो करते हैं। इस तरह से एक अल्टरनेटिव दिया उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन के मेथड्स को। दूसरा, ये एक मॉडल है जो बेस्ड है एग्रो इकोलॉजी पे। देखो, एग्रो इज एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजी इज एनवायरमेंट। तो यहाँ पे एग्रो और इकोलॉजी दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एथिक्स से जोड़ो ना अगर इसको, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल एथिक्स भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल एथिक्स किस तरह से कि जब आप सिर्फ अपना ना सोच के, ठीक है, आप एनवायरमेंट का भी सोच रहे हो, एनवायरमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ करते वक्त आप ये सोच रहे हो कि आप उनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा पाओगे या नहीं बचा पाओगे, तो इसको कहते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, तो उसको यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, एग्रो इकोलॉजी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो एथिक्स से भी कनेक्ट हो गया, एग्रीकल्चर से भी कनेक्ट हो गया, एनवायरमेंट से भी कनेक्ट हो गया, इकोनॉमी से भी हमने कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, क्योंकि हमने देखा जीरो बजट फार्मिंग है ये। दूसरा, हमने सोसाइटी या सोशल इश्यूज से इसको कनेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट हो रहा है विमेन का। ठीक है, और फार्मर्स का भी यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट होगा क्योंकि फार्मर्स की हमको पता है स्थिति अभी क्या है हमारे देश में। ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ब्रिंग डाउन करेगा, नीचे लाएगा नियरली जीरो के आसपास, और ये प्री ग्रीन रिवोल्यूशन स्टाइल ऑफ फार्मिंग है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। पहला तो ये कि सोशल और एनवायरमेंटल प्रोग्राम दोनों है। सोशल किस तरह से, इनका एम्पावरमेंट हो रहा है लोगों का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है, इनकम ज़्यादा हो रही है और इनपुट कम लग रहा है। और एनवायरमेंटल प्रोग्राम है क्योंकि ये सस्टेनेबल है। ठीक है, और ये इकोनॉमिकली वायबल भी है और फार्म बायोडाइवर्सिटी को भी इंक्रीज कर रहा है, इकोसिस्टम सर्विसेज को भी इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे फार्मर का कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, काउडंग, और जो काउडंग लिया गया है वो लोकल काउस से लिया गया है। ठीक है, हमारे यहाँ की जो लोकल ब्रीड्स हैं उससे लिया गया है। तो यहाँ पे फर्टिलिटी बढ़ेगी और न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बढ़ेगी सॉइल की। और चौथी चीज़ ये है कि ये कम पानी यूज़ करता है, लगभग 10% पानी यूज़ करता है, जो कन्वेंशनल फार्मिंग के हिसाब से सिर्फ 10% पानी और 10% इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है ये। ठीक है, अच्छा, ये 4 पिलर्स पे बेस्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, इनको याद रखना। एक है जीवामृत। ठीक है, जीवामृत यानी कि इसमें जो वाटर का यूज़ होता है सॉइल मॉइस्चर को रखने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा है बीजामृत। बीजामृत इस सीड ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे काउ डंग, काउ यूरिन, इन सभी के थ्रू सीड का ट्रीटमेंट होता है फॉर बेटर यील्ड। ओके, उसके बाद आच्छादन या फिर मल्चिंग।
देखो मल्चिंग में क्या होता है कि सपोज ये कोई आपकी ट्री है, ठीक है, अब यहाँ पे इरोजन हो सकता है यहाँ से, ठीक है, तो इस इरोजन को क्या रोकने के लिए क्या करते हैं कि इस ट्री की जो पत्तियाँ गिर रही हैं या जो भी इसका वेस्ट गिर रहा है उसको यहाँ जमा होने देते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है सॉइल के ऊपर इस वेस्ट की, ठीक है, जो लीव्स का वेस्ट हो गया या वेजिटेशन का वेस्ट हो गया, इसकी एक लेयर बन जाती है। इसके कारण क्या होता है यहाँ पे इरोजन नहीं हो पाता आसानी से, इसी को कहते हैं हम मल्चिंग। तो ऐसा सेम चीज़ की जाती है फार्मर्स के द्वारा अपनी फार्मिंग फील्ड्स में, ठीक है, कि एक लेयर बना देते हैं वो इस तरह से वेजिटेशन की, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की, जो आसानी से डिकम्पोज भी हो जाए, और दूसरा जिसके ऊपर से इरोजन ना हो सके, ठीक है, कि सॉइल के ऊपर एक लेयर जम गई। तो ये क्या करता है, टिलिंग से डिस्ट्रॉय ना हो टॉप लेयर जो है सॉइल की, उसको यहाँ पे मेंटेन करता है। और लास्ट है वापसा। वापसा क्या है, यहाँ पे इरिगेशन को कम करने के लिए एक टेक्निक है, ठीक है, कि यहाँ पे इरिगेशन रिड्यूस होगा थ्रू वापसा। तो इरिगेशन किस तरह से करना है, मल्चिंग किस तरह से करनी है, सीड ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, और वाटर किस तरह से देना है हमको, ये सारी बात की गई है इसमें 4 पिलर्स में। ओके, तो ये हमने देख लिया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को। आगे बात करते हैं। देखो ये जो है ये एक इशू है रिगार्डिंग चाइना एंड इंडियाज़ रिलेशन। तो देखो इंडिया और चाइना के कई सारे डायमेंशन हैं इनके रिलेशंस के, उसको बात करें उससे पहले देखो अभी क्या देखा गया है ना कि चाइना और इंडिया में जो ट्रेड रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड हाई लेवल पे गए हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो चल रहा है, ठीक है, बार बार चाइना आता है अरुणाचल प्रदेश में, बार बार आता है लद्दाख में और वहाँ पे स्टैंड ऑफ करता है, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मिलिट्री स्टैंड ऑफ बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसी के साइड में चाइना और इंडिया का ट्रेड बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, और ये हमारे लिए इतनी खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट है, हमारी साइड पे एक ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट से, और ये चाइना के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है इंपोर्ट से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगभग $100 बिलियन का ट्रेड मार्क पहली बार हमने छुआ है इंडिया चाइना रिलेशन में, इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन में स्पेसिफिकली। ओके, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तरफ तो हम यहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ में हम यहाँ पे स्टैंड ऑफ पे हैं, और एक तरफ इकोनॉमिक एरियाज़ में हम यहाँ पे, और दूसरी तरफ ये देख रहे हैं हम कि इकोनॉमिकली हम अच्छा खासा ट्रेड कर रहे हैं चाइना के साथ, और हमारे लिए ये फ़ायदे की बात नहीं है ना, समझे ना, ट्रेड डेफिसिट वाला इशू। अब देखो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये तो एक इशू हो गया, दूसरा इशू ये भी है कि एक तरफ तो हम चाइना के इन्वेस्टमेंट को रोक रहे हैं, ठीक है, हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने नहीं दे रहे चाइना का हमारी कंट्रीज़ में। जैसे कि आपको पता होगा हुआवेई जैसी जो कंट्रीज़ हैं, टेलीकॉम कंट्रीज़ जो हैं, हुआवेई जैसी जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं चाइना की, इंडिया में जो इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, हम उनको रोक रहे हैं। जैसे हमने 5G स्पेक्ट्रम जो सेल करने की बात की थी, उसमें हमने बोला कि हम चाइनीज़ कंपनीज़ को ये नहीं देंगे, ठीक है, कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ को हमने यहाँ से ब्लॉक कर दिया था। तो इस तरह से हम चाइना के इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे आने से रोक रहे हैं, स्पेशली हमारी IT और टेलीकॉम इंडस्ट्री में। और दूसरी तरफ हमारा चाइना के साथ ट्रेड बढ़ रहा है क्योंकि ये दिखाता है कि हमारी कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, ठीक है। हम एक तरफ कोशिश करते हैं कि हम चाइना के साथ रिलेशंस को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बना पाएँ, स्ट्रिंजेंट बना पाएँ, ठीक है। हम अगर हमारे बॉर्डर पे ये डिस्प्यूट्स करता है तो हम उसका यहाँ पे एक काइंड ऑफ रिटेलिएट कर पाएँ थ्रू ट्रेड मेजर्स, लेकिन हम कर ही नहीं पाते क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इतनी है। वो बात कर लो आप ये जो APIs होती हैं, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मेडिसिन में यूज़ करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर के चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो चाइना वहाँ पे हमारे इम्पेडिमेंट्स लगा देता है, बैरियर्स लगा देता है। और ये भी देखा गया है कि इंडिया जो इंपोर्ट करता है टोटल API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो मेडिकल डिवाइसेस, मेडिसिन में, ड्रग्स में यूज़ होते हैं, जो हम ये इंपोर्ट करते हैं, उसमें अगर हम टोटल इंपोर्ट करते हैं ना, उसमें से लगभग 70% हम यहाँ पे चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो सोलर कंपोनेंट्स हैं, जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं, सोलर कंपोनेंट्स हैं, ये भी लगभग 90% हम यहाँ पे चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक्सपोर्ट क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना की तरफ जो जाते हैं, उसको यहाँ पे रोक दिया जाता है। क्यों? चाइना के द्वारा बैरियर्स लगा के, ठीक है, सो दैट चाइना ज़्यादा इंपोर्ट ना करे इंडिया के प्रोडक्ट्स को और इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट ना कर पाए चाइना को, ठीक है। उसी के रिटेलिएशन में चाइना की जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमने रोकी है, हुआवेई वगैरह की इंडिया में, ठीक है। और एक सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं ही, ठीक है। और इसके अलावा ये चीज़ कही गई है यहाँ पे कि इंडिया
कि जो डिपेंडेंसी है इसको कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक PLI स्कीम चलाई है जो कि है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ, जो भी गुड्स हम इम्पोर्ट करते हैं उसकी, सो दैट हमारी डिपेंडेंसी कम हो। दूसरा, हम डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं अपनी जो इम्पोर्ट बास्केट है उसको, सो दैट हम अलग अलग जगहों से ये चीज़ों को इम्पोर्ट करें एक कंट्री पे, और स्पेशली चाइना जैसी कंट्री पे हमारी डिपेंडेंसी इतनी ना बने। ठीक है, तो ये पूरा इशू था। ठीक है, इसमें हमने कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेंड्स जो देखे जा रहे हैं उनको यहाँ पे देखा कि ट्रेड किस तरह से बढ़ रहा है और किस तरह से एक तरफ बॉर्डर डिस्प्यूट है, एक तरफ से इन्वेस्टमेंट रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब देखो, इंडो चाइना रिलेशन जो है ना वो बहुत वास्ट टॉपिक है। इसमें कई सारे डायमेंशन है। एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट है जो आप सभी को पता है, एक ट्रेड डिस्प्यूट है जो हमने ये देखा, ठीक है, कि हमारा डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद एक मसूद अजहर का इशू है, जिसमें मसूद अजहर को यहाँ पे टेररिस्ट हम नहीं घोषित कर पा रहे यूएन में, क्योंकि चाइना हर बार वीटो लगा देता है। उसके बाद ओबोर यानी कि वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव जो है वो एक डिस्प्यूटेड चीज़ है, क्योंकि जो वन बेल्ट वन रोड का एक पार्ट है CPEC, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का जो पार्ट है ओबोर का, उसको कहते हैं CPEC, और ये जो है ये POK से निकलता है, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी अगेन, तो ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। फिर वाटर शेयरिंग का इशू है, तो ये ब्रह्मपुत्रा का वाटर शेयरिंग का इशू है यहाँ पे, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा पे बहुत सारे डैम्स बना रहा है चाइना। फिर NSG की मेंबरशिप है, तो NSG के ऊपर जो पूरी रोक लगा के बैठा है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है ये, तो इंडिया न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है, अमेरिका भी इसको बनाना चाहता है, US वगैरह सारी जो कंट्रीज़ है ना वो इसके सपोर्ट में है, लेकिन चाइना बार बार वीटो लगा देता है, तो हम इसके पार्ट नहीं बन पा रहे। तो इसके काफ़ी सारे डायमेंशन हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई भी चीज़ एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखी जाती, इसके हज़ारों डायमेंशन होते हैं। सॉफ्ट पावर होती है, हार्ड पावर होती है, इतने सारे डायमेंशन होते हैं, हज़ारों चीज़ें होती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इंडो चाइना रिलेशन को हम डिटेल में डिस्कस करें, या कोई और रिलेशन हो किसी कंट्री के बीच में जो आपको लगता हो इंपॉर्टेंट हो, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे हम और बात करें, इंडो चाइना रिलेशंस की बात करें और दूसरी कंट्रीज़ की बात करें। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं इस न्यूज़ से। अब देखो, ये एक न्यूज़ है, आप सभी को पता होगा, आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है ऑन एलिगेशंस ऑफ ड्रग कंजप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग कंजप्शन वाले इशू में इनको अरेस्ट किया गया है। पाया गया था कि ये क्रूज शिप पे थे और अपने फ्रेंड्स के साथ थे, और यहाँ पे ये ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे, इसीलिए इनको अरेस्ट किया गया है। और यहाँ पे अब ड्रग कंजप्शन वाला जो इशू है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो, एक तो ये हाई प्रोफाइल केस है, दूसरा ये अभी 2-4 सालों से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये ड्रग्स वाला जो केस है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम न्यूज़ डिस्कस करें उससे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या है, एक नोडल एजेंसी है, एपेक्स कोऑर्डिनेशन एजेंसी है, जो ड्रग कंट्रोल के रिगार्डिंग काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये इसके अंडर में आती है, और ये बनाई गई थी 1986 में थ्रू NDPS एक्ट। NDPS एक्ट क्या है, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बॉडी बनाई थी अंडर दिस एक्ट इन 1986। ओके, अब ये जो NDPS एक्ट है ये आर्टिकल 47 पे बेस्ड है। आर्टिकल 47 हमारा DPSP है, ठीक है, DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। गांधीयन टाइप का DPSP है ये, जिसमें गांधी जी के आइडियाज़ को लेकर यहाँ पे DPSP बनाया गया था, और इसमें स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, या फिर आप कह सकते हो स्टेट की ड्यूटी है कि वो ड्रग्स के कंजप्शन को रोके। तो यहाँ पे ये कहा गया है आर्टिकल 47 में कि direct state to endeavor to bring about prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drugs injurious to health। तो जो भी intoxicating drugs हैं उनके कंजप्शन को लेकर, उनके सेल को लेकर प्रोहिबिशन करना चाहिए स्टेट को। उसके अंतर्गत ही ये आर्टिकल 47 आता है, और उसके अंतर्गत ही इस NDPS एक्ट को और ये NCB को बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ड्रग अब्यूज़ कंट्रोल जो है वो मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये याद रखना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये जो NDPS एक्ट है 1985 का है, इसमें बहुत सारे प्रोविजन हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें से एक है कि अगर कोई भी आपको ऐसा पर्सन मिलता है जो ड्रग्स को यूज़ कर रहा है, ड्रग्स को सेल कर रहा है, इलीगल ट्रैफिकिंग कर रहा है ड्रग्स की, तो उसको पेनल्टी लगाई जा सकती है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी यहाँ पे सीज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली इंट्रोडक्शन की। अब आते हैं मेजर इशू पे। तो देखो, यहाँ पे बात की गई है कि जो आर्यन खान का केस है उसको लेकर यहाँ पे कुछ बात की गई है। जैसे कि NDPS एक्ट की हमने बात की, 1985 का ड्रग ये एक्ट है, ठीक है, जो बात करता है कि अगर कोई भी डिटेक्शन होता है, सीजर होता है नारकोटिक्स का, तो उस केस में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा, किस तरह से प्रोसिक्यूशन होगा, ये सारी बात की गई है। अब आर्यन खान जो है,
आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, ठीक है, और आर्यन खान के ऊपर ये केस है कि आपने यहाँ पे कॉन्शियस पोजेशन रखा था ड्रग्स का, ठीक है। तो इनको बेल इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि कोर्ट ने ये माना है कि इनके पास कॉन्शियस पोजेशन था, ठीक है। कॉन्शियस पोजेशन क्या होता है, रुको मैं स्पेलिंग सही लिख दूं पहले, कॉन्शियस पोजेशन। तो ये कॉन्शियस पोजेशन का क्या मतलब है कि आप अवेयर थे कि आपके पास इसका पोजेशन है। तो देखो यहाँ पे क्या देखा गया है, कॉन्शियस पोजेशन का मतलब क्या है, कोर्ट ने ये प्रिज्यूम किया है कि जो आर्यन खान है उनके पास इंटेंशन था, मोटिव था और नॉलेज था कि उनके जो दोस्त हैं उनके पास ड्रग्स हैं और उसको वो कंज्यूम करने वाले हैं, वो खुद भी, ठीक है। तो वो उन्होंने प्रिज्यूम किया है, कोर्ट ने ये प्रिज्यूम किया है और कोर्ट ने ये भी एक्यूज किया है कि जो कंजप्शन हुआ है, जो अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस हुए हैं, वो जो सेक्शन 8 है इसके अंतर्गत किए गए हैं एनडीपीएस एक्ट के। तो अब देखो कॉन्शियस पोजेशन का क्या मतलब है, सेक्शन 35 जो है एनडीपीएस एक्ट का, वो ये कहता है कि जो भी पर्सन है अगर वो कॉन्शियस है, वो अवेयर है किसी पर्टिकुलर फैक्ट के, ठीक है, सपोज कि वो अवेयर है कि उसके पास कोई इललेजिटिमेट चीज़ें पड़ी है, इलीगल ड्रग्स पड़े हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें पड़ी है जो इलीगल हैं, तो वो यहाँ पे कॉन्शियस है उस पोजीशन के। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, उस एक पर्सन ने उसके पास कोई गन है बिना लाइसेंस की या फिर उसके पास ड्रग्स हैं, तो उसने अपने पास स्टोर नहीं किया है, उसके खुद के पास उसके पास फिजिकली पोजेशन नहीं है उसने अपने किसी फ्रेंड के यहाँ, अपनी मदर के यहाँ, अपने पेरेंट्स के यहाँ उस चीज़ को स्टोर करके रखा है, ठीक है, फॉर बीइंग सेफ, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो चीज़ सेफ पड़ी रहेगी, इसलिए उसने किसी और के यहाँ पे किसी और के पास फिजिकल पोजेशन है लेकिन एक्चुअल पोजेशन वो इस पर्सन का ही है। तो ये चीज़ होती है कॉन्शियस पोजेशन। यानी कि यहाँ पे ये माना जा रहा है कि आर्यन खान को ये पता था कि उनके फ्रेंड्स के पास ये ड्रग्स हैं और वो जानते थे कि इन ड्रग्स का सेवन उनको करना है, इसीलिए उन्होंने अपने फ्रेंड्स के पास इन ड्रग्स को स्टोर करा के रखा था, ठीक है। तो फिजिकली उनके पास ड्रग्स नहीं थे लेकिन वो इस ड्रग्स को कंज्यूम करने वाले थे। इस चीज़ को प्रिज्यूम करके कोर्ट ने उनको बेल देने से मना कर दिया। तो इसको कहते हैं हम कॉन्शियस पोजेशन। कॉन्शियस का मतलब है कि आप अवेयर हो कि आपके पास ये चीज़ है, हालांकि फिजिकली नहीं है लेकिन आपने ही वो चीज़ किसी और को स्टोर करने को दी है या वहाँ पे स्टोर करी है फॉर इट बीइंग सेफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दूसरी चीज़ ये कही गई है कि क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स पे भी यहाँ पे पेनल्टी डिपेंड करती है कि आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने अमाउंट में ड्रग्स पाए गए हैं। जैसे यहाँ पे एक स्मॉल क्वांटिटी डिफाइन की गई है, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने स्मॉल क्वांटिटी डिफाइन की है हर ड्रग के लिए। एक यहाँ पे कमर्शियल लिमिट बताई गई है, कमर्शियल क्वांटिटी डिफाइन की गई है। तो कमर्शियल क्वांटिटी का मतलब आप यहाँ पे इसको सेल करने जा रहे हो, ड्रग को जब आप सेल करने जा रहे हो तो उसके लिए अलग पेनल्टी होंगी। और स्मॉल क्वांटिटी में अगर आपके पास वो ड्रग है यानी कि आप उसको कंज्यूम करने के लिए आपने उसको अपने पास रखा हुआ है तो इस केस में अलग पेनल्टी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ने नोटिफाई किया हुआ है कि हर ड्रग के लिए कितनी स्मॉल क्वांटिटी है, कितनी कमर्शियल क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल हशीश जो ड्रग होता है उसके लिए कमर्शियल क्वांटिटी है 1 kg। कोकेन जो है उसके लिए जो स्मॉल क्वांटिटी है वो 2 ग्राम है और जो कमर्शियल क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है। इस तरह से अलग अलग है, ठीक है, हर ड्रग्स के लिए। इसमें देखो एक चीज़ ये भी है कि आपने अगर ड्रग्स कंज्यूम नहीं किए हैं लेकिन आप करने वाले थे या फिर आप उसकी प्रिपरेशन में थे या फिर आप अबेटमेंट करते हो, किसी को उकसाते हो ड्रग्स लेने के लिए, या फिर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हो कि किसी को ज़बरदस्ती ड्रग्स देते हो, इन सभी केसेस के लिए अलग अलग यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो दी गई है। ऑफेंसेस के लिए अलग अलग ऑफेंसेस के लिए अलग अलग पनिशमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो ऑफेंस की तो यहाँ पे आपको हाफ पेनल्टी लगती है। अगर आप किसी को उकसा रहे हो ड्रग्स लेने के लिए या फिर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने लिए नहीं है, जैसे यहाँ पे आर्यन खान का केस था कि आर्यन खान यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर आप अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो यहाँ पे अच्छा ये अलेज्ड है, ठीक है, आई एम नॉट गिविंग एनी जजमेंट। आर्यन खान के ऊपर ये अलेज्ड है कि वो यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे थे ड्रग्स लेने का। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि इसके लिए भी सेम ऑफेंस है, अगर आप ड्रग्स ले लेते हो या आप अटेम्प्ट करते हो, दोनों के लिए ऑफेंस के लिए दोनों के लिए पनिशमेंट सेम है, ठीक है। उसके बाद अगर आप रिपीट करते हो ऑफेंस को, यानी कि आप एक बार और ऐसा करते हो, ड्रग्स लेते हो, तो यहाँ पे 1.5 टाइम्स पेनल्टी आपको लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग पेनल्टीज बताई गई है कि अगर आप ड्रग्स कंज्यूम करते हो तो आपको यहाँ पे रिग्रेस
इम्प्रीजनमेंट हो सकता है 1 साल का, साथ में आपको कुछ पेनल्टी होगी, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। हमारे लिए इतना डेप्थ में जाना ज़रूरी नहीं है, हमको ये फैक्ट्स याद नहीं रखने कि क्या कौन सा ड्रग लेने पे कितनी इम्प्रीजनमेंट होगी, कितनी पेनल्टी होगी, दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये मेजर प्रोविजन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी आपको देखना है कि यहाँ पे जो लॉ है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है रिगार्डिंग द कंट्रोल, और इसको लेकर काफ़ी सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, ये रोकने की तरफ नहीं जाता है, इंस्टीड ये यहाँ पे पनिश करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। तो यहाँ पे प्रिवेंट करने की तरफ किसी भी लॉ का, इन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का कहना है कि किसी भी लॉ का काम होना चाहिए प्रिवेंट करना क्राइम्स को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पीनलाइज करना इज़ द मेन फोकस, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे की हुई है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, ये लॉ जो है ये यूएन के कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशंस की लाइन पे है, ठीक है। तो ये सब कुछ सही है, गवर्नमेंट का ये कहना है। अब एनसीबी की हमने बात की, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये जो है ये आर्टिकल 47 को हमारे यहाँ पे रियलाइज़ करता है। आर्टिकल 47 क्या कहता है, ये डीपीएसपी है जो मैंने आपको अभी बताया, कि स्टेट को ये बोलता है, डायरेक्ट करता है कि आप यहाँ पे जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स है उसके कंजप्शन को रोकिए, ठीक है। और इसको बनाया गया था 1986 में एनसीबी को अंडर एनडीपीएस एक्ट। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। तो ये हमारा पूरा इशू हो गया रिगार्डिंग नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एंड एनडीपीएस एक्ट, और ये कॉन्शियस कंजप्शन क्या है, कॉन्शियस पोजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, लगभग लास्ट इशू है ये, है ना। तो देखो यहाँ पे इंडिया में क्यों एक्सट्रीम वेदर्स फेस करना पड़ रहे हैं। अभी हमने देखा उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आई हैं, ठीक है, और अक्टूबर के महीने में केरला में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आई हैं। तो अक्टूबर में तो माना जाता है कि रेनफॉल वाला सीज़न चला गया, ठीक है। अब जो साउथ वेस्ट मानसून है वो नहीं आएगा, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है उसके कारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ये सब होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, केरला और उत्तराखंड में हो रहा है, जबकि जो रेनफॉल वाला सीज़न है ये चला जा चुका है। तो ये क्यों हो रहा है, तो क्या ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं इस आर्टिकल में। आगे बात करें उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे मैं पूरा मॉनसून तो आपसे डिस्कस कर नहीं सकती, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, इसका अलग से 1-2 लेक्चर्स बन सकते हैं मॉनसून टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ये डेप्थ में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, आपको इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे, और नहीं मिलते तो आप कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पे कॉमेंट कर दीजिएगा अगर आपको फिर से लेक्चर्स चाहिए हो तो, ठीक है। तो मॉनसून की बात करते हैं। अब देखो मॉनसून में मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगी, आपको मेजर चीज़ें मैं बताती हूँ। देखो समर्स में क्या होता है, समर्स में जो हमारे यहाँ एक्चुअल मानसून आता है, जो नॉर्थ इंडिया में मेजरली मानसून आता है, केरला में जो मानसून आता है वो ये साउथ वेस्ट मानसून होता है। मतलब क्या होता है कि ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर में देखो आपको पता होगा कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे ये है हमारा इक्वेटर, ये है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री है साउथ, ठीक है। इनके बीच में कैसी विंड्स चलती हैं, ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं, यानी कि ऐसी, ठीक है, इस तरह से ईस्ट टू वेस्ट विंड्स चलती हैं, ठीक है। अब ये क्यों चलती हैं, कैसे चलती हैं, ये मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगी, मानसून का जब लेक्चर हम अलग से लेंगे, अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये होती है ईस्टर्लीज, उसके ऊपर ये चलती हैं इस तरह से वेस्टर्लीज, ठीक है। तो ये विंड्स होती हैं। अब क्या होता है कि ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो चल रही है ना, ये इक्वेटर के नीचे ये नॉर्मल है, लेकिन ये इस तरह से टर्न क्यों हो गई, क्योंकि एक होता है ITCZ, ठीक है, इंटरट्रॉपिकल सर्चर जोन होता है, या सोलर जोन आप कह सकते हो उसको। तो ये क्या होता है कि ये इक्वेटर पे एक, इसको आप थर्मल इक्वेटर की तरह मान सकते हो। ये जो ITCZ है ना, इसको आप एक ITCZ, इसको आप इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, आई एम सॉरी। तो ये ITCZ को ये एक थर्मल इक्वेटर के फॉर्म में आप मान सकते हो कि सन की पोजीशन कहाँ है, या अर्थ की पोजीशन सन के रिस्पेक्ट में क्या है, उसके हिसाब से ये इक्वेटर मूव करता है। डायनामिक इक्वेटर होता है ये, ठीक है, थर्मल इक्वेटर है ये, ठीक है। तो जब समर्स आती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि सन के ऊपर, सन जो है, सन के डायरेक्ट रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, तो ये ITCZ ये ऊपर आ जाता है, ये ITCZ है, ठीक है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो इस तरह से ये बनता है, ये ऊपर भी हो सकता है ITCZ, इसके ऊपर भी हो सकता है। तो क्या होता है कि यूजुअली जो विंड्स ऐसी आ रही होती हैं ये यहाँ पे कंटिन्यू करती हैं, क्योंकि इनके हिसाब से इक्वेटर अभी आया ही नहीं, इनके लिए इक्वेटर ITCZ है, ठीक है, यानी कि थर्मल इक्वेटर है। तो ये क्या करती है, यहाँ पे इस तरह से मूव होके फिर यहाँ पे इस तरह से आती है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून बनाती है। अभी मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगी, ठीक है, तो ये मानसून का लेक्चर अलग से लेना पड़ेगा, इसलिए मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगी। तो देखो ये साउथ वेस्ट मानसून इस तरह से आती है,
ठीक है, क्योंकि ये इंडिया के साउथ और वेस्टर्न रीजन से आ रही है इस तरह से, तो इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ये समर्स में आती है और यही कंट्रीब्यूट करती है मेजॉरिटी ऑफ द मानसून जो भी हमारे यहाँ आती है वो साउथ वेस्ट मानसून ही होती है। और स्पेशली उत्तराखंड वाले रीजन में, स्पेशली जो हमारा केरला वाला रीजन है, नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है, उसमें मानसून इसी के कारण आती है। उसके बाद होती है दूसरी रिट्रीटिंग मानसून। अच्छा देखो, एक चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लो प्रेशर के कारण होती है। यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है। ठीक है, तो आपको पता होगा विंड्स कैसे ट्रैवल करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और यहाँ पे हमारे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, और हाई प्रेशर है अरेबियन सी में। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरफ यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है और ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, मेनलैंड इंडिया है, वहाँ पे लो प्रेशर रहता है। इसीलिए विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रैवल करती हैं, यानी कि अरेबियन सी से जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी तरफ ट्रैवल करती हैं। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है, जब मानसून रिट्रीट कर रहा है यानी कि विंटर्स में, जैसे कि अभी का जो समय चल रहा है अक्टूबर नवंबर के आसपास, ये रिट्रीटिंग मानसून होता है। यानी कि यहाँ हिमालय से टकराया साउथ वेस्ट मानसून, अब यहाँ पे रिट्रीट करता है वो वापस से, मतलब वापस पीछे आता है। इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से वापस आता है और यहाँ पे क्या होता है, तब तक यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, इसीलिए ये इस तरह से रिट्रीट करता है। तो ये तो हो गई बेसिक वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कहाँ की, अरेबियन सी की। तो अरेबियन सी में यूजुअली हाई प्रेशर होता है साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे और यहाँ पे लो प्रेशर होता है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करते हैं, देखो यहाँ पे भी हाई प्रेशर होता है बे ऑफ बंगाल में। दूसरी बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भी विंटर्स में स्पेशली यहाँ पे बारिश होती है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया हमारा कौन सा, पोलर एरियाज। ठीक है, आर्कटिक जो सर्कल है वो। तो इस रीजन से जब यहाँ पे लो प्रेशर विंड्स क्रिएट होती हैं, जो यहाँ से वेस्टर्लीज के थ्रू इस एरिया में, देखो ये वेस्टर्लीज है ना, तो वेस्टर्लीज के थ्रू इस एरिया में ये आती हैं। ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हैं। सबसे पहली चीज़, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं ये, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज के बाहर ओरिजिन होता है इनका। ठीक है, दूसरा मेडिटेरियन रीजन में इनका ओरिजिन होता है। लो प्रेशर एरिया है ये, जो साथ में मिल जाता है वेस्टर्लीज के साथ, और ये इस तरह से ट्रैवल करता है ईस्ट में अपने। वेस्टर्लीज क्या करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रैवल करता है और अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए, मेडिटेरियन सी से स्टार्ट होके अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए इंडिया में आता है और यहाँ पे ये लो प्रेशर क्रिएट करता है और जिसके कारण यहाँ फिर से बारिश होती है। ठीक है, तो ये हिमालयाज वाला रीजन है, यहाँ पे बारिश होती है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम आर्टिकल के ऊपर। तो देखो, इस आर्टिकल में कहा गया है कि केरला में बहुत ज़्यादा मानसून आया है इस बार। ठीक है, और मानसून जाने के बाद अभी समय हो गया है रिट्रीटिंग मानसून का। ठीक है, फिर भी यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून के कारण ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। इंटेंसिटी रेनफॉल की बहुत बढ़ी हुई देखी जा रही है और यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है कि केरला माहे वाला जो रीजन है, यहाँ पे 124% बारिश हुई है, जितनी होनी चाहिए, एक्सेस में बारिश हुई है। ठीक है, उत्तराखंड में भी एक्सेस में हुई है। तो यहाँ पे ये क्या रीज़न है, यहाँ पे हुई है टोरेंशियल रेन्स। टोरेंशियल रेन्स क्यों हुई है यहाँ पे, पहली चीज़ तो यहाँ पे दो फैक्टर्स को बताया गया है। एक तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे बताया गया है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, दोनों के जो लो प्रेशर सिस्टम है वो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये बताई गई है, इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का काफ़ी रोल है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अभी वैसे आती नहीं है, थोड़ा लेट विंटर्स में आती है, लेकिन अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है और इनका मेजर रीज़न बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस। और देखो, इसके अलावा कुछ और भी रीजंस बताए गए हैं इस क्लाइमेट चेंज के अलावा। यहाँ पे एक रीज़न ये बताया गया है कि यहाँ पे जो अनप्लैन्ड डेवलपमेंट हो रहा है, मेजरली केरला, जिसकी हम कल भी बात कर चुके हैं, वेस्टर्न घाट से यहाँ पे, और उत्तराखंड जो खुद लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, हिमालयाज काफ़ी एक्टिव हैं इस रीजन में। इन दोनों रीजन्स में क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्टिवनेस है टेक्टोनिकली, ठीक है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे फ्रेजाइल है इकोलॉजी, तो यहाँ पे प्लान्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन हो रहा है अनप्लान्ड डेवलपमेंट, ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और एनवायरनमेंट को हम ध्यान नहीं दे रहे, सोसाइटी के एनवायरमेंटल चॉइसेस बहुत गलत है। ठीक है, और इन सभी चीज़ों के कारण भी यहाँ पे कैटलाइज हो रही है ये सारी चीज़ें। तो ये पूरा इशू था, बहुत ज़्यादा हमको डेप्थ में नहीं घुसना है, हमको मेजर चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताई भी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस
डिस्टर्बेंस और जो साउथ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून है उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली पूरी जीएस की। अब देखो एथिक्स डोज आज तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कि कल जो कमेंट्स आए थे उसमें क्या अच्छा था और क्या बुरा था, यानी क्या गलतियाँ थी। बुरा तो कुछ नहीं है, गलतियाँ क्या थी। तो हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कल डिस्कस किया था। ठीक है, मैं फिर से आज नहीं बताऊंगी, जिसको देखना है वो कल वाले लेक्चर में जाके देख के आओ। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स मिले मुझे, जैसे कि पराश ज्योति रावा ने एक कमेंट किया था। इसके अलावा उपासना ने कमेंट किया था। इनमें से मेजर जो कमेंट्स थे वो यही थे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई काम कर रहा है जिसके लिए एक लंबी सी क्यू लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, और उसमें कोई रैंडम सा पर्सन आता है और रैंडम सा पर्सन आके पहले काम करवा के चला जाता है, बाद में पता चलता है कि ये इस गवर्नमेंट ऑफिशियल का रिलेटिव था। तो दिस इज अ वेरी गुड केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस कैन बी अ वेरी इंप्रेसिव केस। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सीधा एस्टैब्लिश हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल की ड्यूटी है कि वो लाइन से सबको जो भी काम है वो करे। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोफेशनल पावर्स का यूज किया अपने प्राइवेट गेन्स के लिए या फिर अपने रिलेटिव्स के प्राइवेट गेन्स के लिए। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही एक एग्जांपल दिया था इन्होंने संध्या और विकास ने। देखो विकास ने भी एक अच्छा एग्जांपल दिया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई बार ऐसे एलिगेशंस लगते हैं कि यहाँ पे जैक के बेसिस पे, ठीक है, पॉलिटिकल हेल्प के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है क्योंकि कट ऑफ इतना हाई जाता है। तो अगर कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स अपने पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हैं किसी ऐसे मेरिट के बेसिस पे, देखो यहाँ पे एडमिशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं वो जो गलत है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशनल पावर्स। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्पल्स दिखे हैं एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट। एक ऋतिका ने अच्छा एग्जांपल लिखा था, जो सीजीआई है हमारे, देखो हालांकि ये पर्सनल एग्जांपल नहीं है, प्राइवेट लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल नहीं है जो कि होने चाहिए, लेकिन ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है कोट करने के लिए कि सीजीआई जो है हमारे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको यहाँ पे एक केस मिला था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बिलोंग भी करते थे, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में से किसी एक से बिलोंग करते थे, किसी एक स्टेट से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने यहाँ से रिक्यूज कर दिया इस केस को सुनने से। इन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं यहाँ पे बायस्ड हूँ और ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो इसीलिए मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का केस नहीं सुनूंगा क्योंकि वन ऑफ देम इज माय होम टाउन। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं ये। ठीक है, अब देखो कुछ गलत एग्जांपल्स भी मुझे यहाँ पे देखने को मिले कि जो उतने इफेक्टिव नहीं होंगे अगर आप लिखोगे तो। जैसे कि एक मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे किसी ने लिखा था कि शादी में, कोई भी शादी थी जिसमें 11 PM के बाद उन्होंने स्पीकर्स बजाए, पर इसमें डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है? इसमें आपने कोई इलीगल एक्टिविटी की लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आपकी कोई पावर हो जो आपने गलत यूज़ की हो, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे एक दो एग्जाम्पल्स और भी थे, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी। आपको ये समझना है कि आपको यहाँ पे ऐसे समझना है कि अगर आप वहाँ पे चेकर होते जो यूपीएससी के मेंस की कॉपी चेक कर रहा है, तो उस केस में आपको समझ में आता ना कि ये एग्जांपल सीधे स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं, तो ये मेजर इशू है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको कोई भी दुख दर्द परेशानी हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर तो आप कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं अपना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, ये तो सारी फॉर्मेलिटी बोलने की आप करोगे ही। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।